आज सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम सम्राट ने एक अणे मार्ग जाकर पूर्व सीएम से मुलाकात की है। वहीं नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव से भी मुलाकात की। सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्य सचिव से भी मिलने के लिए पहुंचे थे। नीतीश कुमार अचानक प्रत्यय अमृत के आवास जा पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जब सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई पूर्व सीएम नीतीश कुमार की, उनके साथ ललन सिंह भी मौजूद थे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की और फिर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से भी मुलाकात की है। एक्शन में सीएम सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में समीक्षा बैठक की गई है। इको टूरिज्म से जुड़े मुद्दे पर यह बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में समीक्षा बैठक आज हुई है, जिसमें इको टूरिज्म से जुड़े मुद्दे पर बैठक हुई। अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश सम्राट चौधरी ने दिए हैं। तो बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने फ्लो टेस्ट पास कर लिया है और अब मंत्रिमंडल विस्तार की बारी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होगा। वहीं कल के विशेष सत्र को लेकर संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से सदन में बोल रहे थे, उसमें उनकी बौखलाहट साफ दिख रही थी। बात है तो सही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। निकट समय में मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा ही। माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता बैठ के तय करेंगे और जल्द ही होगा, क्योंकि 3 है वैसे मुख्यमंत्री या दोनों उप मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जल्द ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वास मत हासिल कर लिया है और अब सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में 7 निश्चय योजना पार्ट 3 के अनुसार ही चलेगी। माननीय सम्राट चौधरी जी राज्य के मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी माननीय विजेंद्र बाबू हैं। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अरे मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो ही जाएगा, ससमय हो जाएगा और सरकार भी 7 निश्चय 3 पर चलेगा। यह कल सदन में स्पष्ट हो गया। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हुई है और इसके पहले भी कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बीजेपी गंगा है, बीजेपी समंदर है और जो भी इस पार्टी में आता है वो बीजेपी का ही हो जाता है। उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के कांग्रेस और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आरजेडी से पुराने नाते को लेकर भी सवाल पर जवाब दिया। बीजेपी गंगा है, बीजेपी समंदर है, जो भी आता है वो बीजेपी का ही होता है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी, अगर लालू यादव का पाठशाला अच्छा ही होता तो सम्राट चौधरी वहां से भागते क्यों? जब परिवारवाद की प्रकाष्ठा उनके पाठशाला में हो गया, लोग भागना शुरू कर। जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी में भक्ति और उत्साह का माहौल दिखा। माता जानकी की जन्मभूमि पर सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिससे पूरा शहर जय सिया राम के जय घोष से गूंज उठा। जगह जगह भक्ति गीतों पर लोग झूमते नजर आए। जानकी मंदिर परिसर से भव्य निशान यात्रा निकला है। हजारों के महिलाएं पुरुष आज इस निशान यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। नगर भ्रमण करते हुए ये पुनः जानकी मंदिर प्रांगण में उपस्थित होंगे और 12 बजे जानकी मां का उद्भव होगा, उसे बधाइयां कार्यक्रम होगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर पहुंचे। जानकी नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने माता सीता और भगवान राम की मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण भी किया। मंदिर परिसर में ही सीएम ने पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार भी किया। पुनौरा धाम के बगल में स्थित बखरी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ भी किया। सीएम के आगमन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के इलाके के सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी देखी गई। मां सीता के जन्म स्थल को पूर्ण रूप से विकसित करने का काम किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है। उन लोगों के पास समय था कि हमको लगभग 3 साल का समय लगेगा और 2029 के जून में हम इसको आपको हैंडओवर करने का काम करेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 31 दिसंबर 2028 तक मां सीता के मंदिर का काम पूरा करना है, 6 महीना पहले। और आइए अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। बड़ी खबर आपको आरा से दिखाते हैं, जहां शराब माफिया ने खुलेआम बीच सड़क शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई है। आरा कोर्ट के सामने कार सवार बदमाशों ने जमकर हंगामा किया है। बदमाशों ने स्कूल बस पर हमला कर दिया और शीशे भी तोड़ दिए। वहीं बिगड़ते हालात को संभालने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस तो महिला दारोगा के साथ भी धक्का मुक्की और बदतमीजी की गई। नशे में धुत बदमाशों ने कई लोगों से मारपीट भी की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कई बदमाश मौके से भागने में सफल भी रहे। पुलिस बदमाश समेत कार की खोज में जुट गई है। वहीं दिन दहाड़े हमले से सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर बदमाशों में पुलिस प्रशासन का डर क्यों नहीं है? ये गलत है ना। गाड़ी लगी थी, इधर से ठेला तो गाड़ी हो गई है। उसके बाद हम ब्रेक मारा पीछे से उठा था, यहाँ पे आया धक्का मारने वाला ब्लैक स्कॉर्पियो वाला था, दारू पिया था। वही दोनों ड्राइवर एक जो बैठा था वो था। मारा आया डायरेक्ट डंडा निकाल कर मेरे गाड़ी पर शीशा धाए मारने लगा है। भोजपुर जिले में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन को कड़ी चुनौती दी है। देखिए, हमारे ठीक बगल में 2 मीटर की दूरी पर ये भोजपुर का व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पार नहीं मार सकता है। लेकिन यहाँ ठीक सिविल कोर्ट के बाउंड्री से सटे यहाँ जो घटना घटी है उसको लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इसी रास्ते से एक विद्यालय की गाड़ी जा रही थी, तभी जो स्कॉर्पियो सवार दबंग है वो यहाँ पहुंचे और गाड़ी के शीशे को तोड़ते हुए ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। और तो और एक महिला दरोगा के साथ भी उन लोगों ने पूरी तरह से बदतमीजी की और मामला मारपीट तक पहुंच गया। लेकिन किसी तरह बीच बचाव करके लोगों ने मामले को शांत कराया है। हालांकि एक तरह से कहे तो घटना के बाद जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं उन लोगों ने गाड़ी को पकड़ने का जरूर प्रयास किया, लेकिन वो फरार हो गया। हालांकि एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की बात कही जा रही है। फिर इस कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में इस तरह की घटना का होना कहीं न कहीं से एक गंभीर चुनौती है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस पर संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है बाढ़ से, जहां एक बुजुर्ग की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक धारदार हथियार से बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसमें पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। कसहा दियारा की एक घटना बताई जा रही है। तो बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मरांची थाना के कसहा दियारा की एक घटना है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या के पीछे की वजह क्या है, इसे तलाशा जा रहा है और किस व्यक्ति ने हत्या की है, अब पुलिस की टीम ये जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सिवान से आपको बड़ी खबर बताते हैं। युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। मातम का माहौल भी बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
मृतक की भतीजी का आज तिलक समारोह भी था, जिसकी वजह से खुशी का माहौल अब पल भर में मातम में बदल गया है। असांव थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मोतिहारी से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से नशे की बड़ी खेप लाई जा रही है और इसी आधार पर अगरवा गांव में छापेमारी की गई, जहां एक घर से अफीम जब्त की गई। हालांकि तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार में जहां शराबबंदी है, वहीं शराब तस्कर शराब की तस्करी के अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। बेतिया में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां घोड़े के जरिए अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को घोड़े के साथ पकड़ा है। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 21 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और तस्करी में इस्तेमाल किए गए घोड़े को भी जब्त कर थाने ले आई। इसकी सूचना मिलने पर नौतन थाना के पुलिस पदाधिकारी तथा नौतन थानाध्यक्ष वहां पर पहुंचते हैं, तो उन्हें घोड़ा के साथ एक शराब तस्कर तथा उस पर लदा हुआ शराब की वहां से बरामद की होती है। तत्पश्चात घोड़ा को बरामद किया जाता है तथा शराब की बरामदगी की जाती है, जिसकी मात्रा 21 लीटर पाई गई। और उसके बाद वहाँ पे जो शराब तस्कर है, जिसका नाम रवि कुमार है, बनहौरा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी करके थाना लाया जाता है। बड़ी खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां मांझी नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में तनाव बन गया है। घटना बीती रात की है, जब पड़ोसियों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई और एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजा बाबू को इलाज के लिए छपरा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। 2 अन्य घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। किस बात के लिए गाली दे रहा है? पूछते पूछते आया चाकू मार दिया। किसको चाकू लगा? मेरा भाई जो है वार्ड पार्षद है, इनको मार दिया चाकू। मेरा छोटा भाई, उसको भी चाकू मार दिया, मेरा भी यहाँ चाकू मार दिया है। विवाद का कारण क्या था? कारण था कि लोग बोला कि कौन गाली दे रहा है, ऐसे आया, हम लोग पूछे, अब सब तुरंत चाकू मार दिया। कौन जगह घटना है ये माझी का है घटना, माझी घोड़ा नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 का। शादी भी थी राजा? इसका जो वार्ड पार्षद उनका आज तिलक आने वाली थी, 28 के बारात था। और अब आपको देश विदेश की खबरें दिखाते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम हेमंत सोरेन की बंगाल में चुनावी सभा। दूसरे चरण के लिए सीएम हेमंत सोरेन प्रचार कर रहे हैं। आज और कल बंगाल में सीएम की सभाएं हैं। टीएमसी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और टीएमसी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील हेमंत सोरेन ने की है। देखिए, पहले चरण के लिए भी सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार किया था और अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जहां टीएमसी के समर्थन में वोट की अपील मुख्यमंत्री ने की है। आज माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी बंगाल के दौरे पे है। वहां पर जो चुनावी उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। आज और कल वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशीगण हैं, उनके समर्थन में उनकी सभाएं होंगी और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे जीते, इस दिशा में वो वहां पर चुनाव प्रचार। शुक्रवार को आपके 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का हाथ थाम लिया, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बड़े राजनीतिक उलटफेर की घोषणा की। आप की दीवारें दरकने के बाद जोरदार सियासी घमासान मचा हुआ है। राघव का दावा है कि राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 उनके साथ हैं, जिनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी के नाम शामिल हैं। माना जा रहा है कि आप में इस बड़ी टूट का असर सीधे अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में दिखेगा।
तो वहीं राघव चड्ढा ने आप पर एक बार फिर से हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं, आप करप्ट हाथों में जा चुकी है। आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची, अच्छे लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। हर वो सच्चा देशभक्त आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आज हर वो व्यक्ति या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। आम आदमी पार्टी में फूट के बाद स्वाति मालीवाल का भी बयान सामने आया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और अब मैं बीजेपी में शामिल हो गई हूं। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही थी, अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे डराया धमकाया गया। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के समय से संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया। भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही, मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूँ। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज़ अ ग्लोबल लीडर और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। ये कहना कि कोई किसी के डर के कर रहा है या कोई, ये नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर खुद ही लिप्त हैं। वो क्या बात करेंगे, वो किस तरीके के एलिगेशंस किसी के और के ऊपर लगाएंगे, वो पहले खुद की एक्सप्लेनेशन तो दें। आम आदमी पार्टी ने दल बदल कानून के तहत शिकायत का फैसला किया है। बीजेपी में शामिल सांसदों पर एक्शन की मांग आम आदमी पार्टी करेगी। उपराष्ट्रपति के सामने शिकायत करूंगा, संजय सिंह ने इसे लेकर के बयान दिया है। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द हो, आम आदमी पार्टी इसकी मांग उपराष्ट्रपति से करने वाली है। इसकी शिकायत उपराष्ट्रपति से की जाएगी। हरभजन सिंह ने भी छोड़ दी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरभजन के घर पर गद्दार लिखा। हरभजन सिंह के घर की दीवार पर गद्दार लिखा गया है। पुलिस के सामने ही कार्यकर्ताओं ने गद्दार लिखा। पुलिस के सामने पंजाब का गद्दार के नारे भी लगाए गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हरभजन सिंह के आवास पर ये गद्दार लिखा है। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है, जिस वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और अब बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता को लेकर नई खींचतान शुरू हो गई है, जिसमें पाकिस्तान कूटनीतिक फंदे में फंस गया है। एक तरफ जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान दौरे पर पहुंचने के बावजूद अमेरिका से शांति वार्ता पर बात करने से इनकार कर दिया, तो वहीं व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ईरान के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ेगी। ऐसे में शांति वार्ता के सफल होने जैसे हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं और अगर बात नहीं बनी तो क्षेत्र में एक बार फिर जंग भड़कने के संकेत साफ दिखने लगे हैं। इसी तनाव के बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 6 कमांडरों को ढेर कर दिया, जो सीमा के पास हमलों की साजिश रच रहे थे। इस कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। तो ईरान में IRGC ले रही है हर फैसला। मुस्तफा खामेनेई के एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हुआ। मुस्तफा खामेनेई के एक पैर का 3 बार ऑपरेशन। सीक्रेट ठिकाने पर मुस्तफा का इलाज जारी है।
मुस्तफा खामेनेई की हालत अभी बहुत गंभीर बताई जा रही है। तो इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको ईरान से दे रहे हैं। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। पेंटागन के एक ईमेल में उन सहयोगियों पर सख्ती की बात सामने आई जिन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसमें स्पेन को नाटो से सस्पेंड करने और फॉकलैंड पर ब्रिटेन के दावे की समीक्षा जैसे कदम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए है। और अब खबरें आपको खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 आईपीएल 2026 का 36वां मैच राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स 7 मैच में 5 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 मैच में 4 में जीत दर्ज की, वो अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान और हैदराबाद के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए, जिसमें हैदराबाद को 13 और राजस्थान रॉयल्स को 9 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी राहत मिली है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क चोट से उबरकर टीम कैंप से जुड़ गए हैं। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की पुष्टि की है, जिसमें टीम और फैंस दोनों में उत्साह देखने को मिला। स्टार्क कंधे और कोहनी की चोट के चलते काफी समय से क्रिकेट से दूर थे। उम्मीद जताई जा रही है कि स्टार्क 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा, क्योंकि उनकी गेंदबाजी अब तक उतनी प्रभावी नहीं है। और खबरें अब आपको मनोरंजन से जुड़ी हुई दिखाते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला पिछले एक हफ्ते से लगातार जनता की फेवरेट बनी हुई है। प्रियदर्शन के साथ अक्षय का रीयूनियन कॉमेडी का वो सुपर डोज फिर से लेकर आया है, जिसका इंतजार जनता लंबे समय से कर रही थी। शुक्रवार को दूसरा हफ्ता शुरू होते ही भूत बंगला ने 100 करोड़ का लैंडमार्क पार कर लिया है। भूत बंगला 17 अप्रैल को रिलीज हुई और अक्षय कुमार 16 साल बाद निर्देशक प्रियदर्शन के साथ फिर से नजर आए। इस फिल्म में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी पहली बार एक साथ स्क्रीन पर दिखे हैं। फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, मिथिला पालकर समेत कई कलाकार हैं।